Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th February 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about classical dances of India. And this topic is important from our syllabus GS paper 1 art and culture point of view. Dances of India देखा जाए तो उसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करके देखा जा सकता है, फोक डांस एंड क्लासिकल डांस. अगर बात की जाए क्लासिकल डांस की तो क्लासिकल डांसेस वो डांस होते हैं जिसका एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन होता है कि उसको कैसे परफॉर्म किया जाना है. देयर इज़ अ वेल डिफाइंड कॉस्ट्यूम फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासिकल डांस. क्लासिकल डांसेज आर पार्ट ऑफ ओल्ड या एज ओल्ड ट्रेडिशंस. इसके क्लासिकल डांस परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. बिना उस प्रॉपर ट्रेनिंग के आप क्लासिकल डांस परफॉर्म नहीं कर सकते. एंड क्लासिकल डांस हैव इन जनरल रिलीजियस नेचर. इट इज़ एसोसिएटेड विथ गॉड गॉडेसेस एंड रिचुअल्स एंड ऑल. और हमारे देश में संगीत नाटक अकादमी ये जो इंस्टीट्यूशन है इसी के पास ये अथॉरिटी है टू गिव रिकॉग्निशन टू क्लासिकल डांसेस. सिर्फ यही अकादमी यही ऑर्गेनाइजेशन किसी भी डांस को क्लासिकल डांस का दर्जा दे सकता है. लेकिन क्लासिकल डांस के अलावा होता है फोक डांस. ठीक विपरीत, क्लासिकल डांस के ठीक विपरीत फोक डांस में देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस. आपको जैसे इच्छा है वैसे डांस कर सकते हैं. कॉस्ट्यूम्स को लेकर के भी कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट पाबंदी है नहीं. एंड इट इज़ रूटेड विथ ट्रेडिशंस, नॉट विथ culture or not rooted with rituals or religion. It is rooted with traditional. No training is required to perform folk dance. And folk dance is mainly performed for fun. तो फॉर एग्जाम्पल आप देखिए बिहू डांस और सत्रिया डांस दोनों में अंतर है ना. बिहू डांस इज़ परफॉर्म फॉर फन. उसमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है नहीं, थोड़ा बहुत सीख करके परफॉर्म किया जा सकता है. वही सत्रिया डांस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल डांस. उसको परफॉर्म करने के लिए यू नीड अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग. भारत के अंदर अगर बात की जाए तो देयर आर 8 डांसेस हु हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल डांस बाय संगीत नाटक अकादमी. वो हैं भारतनाट्यम दैट बिलोंग्स टू तमिलनाडु, कथक बिलोंग्स टू नॉर्थ इंडिया, कथकली बिलोंग्स टू केरला, कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम फ्रॉम केरला, उड़ीसी from Odisha, Satriya dance from Assam and Manipuri dance from Manipur. These are the 8 classical dances in India. Satriya dance को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. तो Satriya dance was first introduced in 15th century by 15th century saint श्रीमंत शंकर देव जी. एंड ही वॉज सेंट एंड रिफॉर्मर फ्रॉम असम एंड उन्होंने फिर ये सत्रिया डांस को इंट्रोड्यूस कराया था. इट वॉज यूज्ड एज ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ वैश्वनाइट फेथ ऑफ श्रीमंत शंकर देव. द डांस फॉर्म इवॉल्व एंड एक्सपेंडेड एज ए डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ डांस लेटर ऑन. तो इसको बेसिकली वैष्णवाइट ट्रेंड को पॉपुलराइज करने के लिए सत्रिया डांस परफॉर्म करना शुरू किया गया. बट लेटर ऑन इट बिकेम और डेवलप्ड एज ए डिस्टिंक्टिव dance style later on. Because of its religious character and association with satras, the dance style has been named as Satriya. Satras होते हैं वैष्णवास मठ या monasteries. तो since these are associated with satras, that is why this dance style is known as Satriya dance. अभी current news देखते हैं. देखिए why we are learning about classical dances, because recently a noted dancer Kanak Rele, who is associated with Mohini Attam. In fact, she is the person who gave academic status to Mohini Attam, a classical dance from Kerala. And she recently passed away. Kanak Rele passed away, who has given academic status to Mohini Attam, a classical dance from Kerala. And that is why Mohini Attam was in news. Mohini Attam is a classical dance. तो इसी की मदद से हमने सारे classical dances को देख लिया. मोहिनीअट्टम की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया इट ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला. द डांस इज परफॉर्म्ड बाय वुमेन इन ऑनर ऑफ विष्णु गॉड इन हिज इनकारनेशन एज इंचेंट्रेस मोहिनी. तो विष्णु के एक आप समझिए इनकारनेशन मोहिनी के तौर पे और उसको रिफ्लेक्ट करते हुए ये मोहिनीअट्टम डांस परफॉर्म किया जाता है. मोहिनीअट्टम
इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेसफुल स्वे ऑफ बॉडी मूवमेंट। तो बहुत ग्रेसफुल मूवमेंट होता है बॉडी का, कोई बहुत ज़्यादा एब्रप्ट जर्क या सडन लीप नहीं होता है मोहिनीअट्टम में, धीरे धीरे ग्रेसफुल स्वे ऑफ बॉडी मूवमेंट होता है। मोहिनीअट्टम बिलोंग्स टू लास्य स्टाइल। तो देखिए क्लासिकल डांसेज में मेनली दो स्टाइल होता है, लास्य स्टाइल एंड तांडव स्टाइल। लास्य स्टाइल इज फेमिनिन while तांडव स्टाइल इज मैस्कुलिन। तो मोहिनीअट्टम इज एसेंशियली अ लास्य स्टाइल डांस। नाम याद रखिएगा कनक रेले, हो सकता है इनसे रिलेटेड सवाल आपसे पूछ लिया जाए। मणिपुरी संकीर्तन से रिलेटेड ये सवाल आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में। इस टॉपिक से थोड़ा हटके ये सवाल है, yet I have given this question ताकि आपका नॉलेज थोड़ा सा और इन्हांस हो सके। सो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट CAG as an external auditor of ILO, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. ILO, International Labour Organization, it was created in 1919 as a part of Treaty of Versailles that followed after end of World War I। तो आपको पता होगा World War I के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन किया गया बिटवीन द विनर्स एंड द लूजिंग साइड। तो जिसमें एक तरफ जर्मन एम्पायर के साथ जो विनर साइड्स थे, जो अलाइड पावर्स थे ब्रिटेन एंड फ्रांस, उन्होंने मिल करके साइन किया ट्रीटी ऑफ वर्साई। और उसी ट्रीटी ऑफ वर्साई का नतीजा था कि बहुत सारे प्रोविजंस में से एक प्रोविज़न था ILO का क्रिएशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन। जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशन बनाया गया तो ILO को यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना दिया गया। ILO जैसा नाम से ही आपको समझ आ रहा है पूरे दुनिया भर में लेबर्स के ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन इंटरेस्ट को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, कल्चरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। तो ILO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाया गया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इसको स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना दिया गया यूनाइटेड नेशन का। एंड इट वर्क्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंश्योरिंग बेसिक ह्यूमन राइट्स, कल्चरल राइट्स एंड इकोनॉमिक राइट्स ऑफ द लेबर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ILO के टोटल 187 मेंबर स्टेट्स हैं। 186 ऑफ द 193 UN मेंबर स्टेट्स आर मेंबर ऑफ ILO। लेकिन अगर बात की जाए कुक आइलैंड की, तो कुक आइलैंड इज़ नॉट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बट इट इज़ मेंबर ऑफ ILO। तो ILO के टोटल 187 मेंबर्स हैं, उसमें से 186 जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के भी मेंबर हैं। कुक आइलैंड इज मेंबर ऑफ ILO बट नॉट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ ILO और ILO का जो हेड क्वार्टर है इट इज़ इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अब बात करते हैं CAG की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। इस पोजीशन के बारे में तो आप अपने बेसिक पॉलिटी में पढ़ते ही होंगे। सो CAG इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट इज एंड इट एक्ट्स एज एन वॉच डॉग इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी बाय द एग्जीक्यूटिव्स। तो देखिए जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे जो पैसा निकाला है उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है, या फिर उतना ही पैसा निकाला है कि नहीं निकाला है जितना उनको अलाउ किया गया है विथ हेल्प ऑफ डिफरेंट मनी बिल या फाइनेंस बिल। ये सब चीज़ का ध्यान रखने का काम करता है CAG। तो आप समझिए कि CAG एक तरीके का पहरेदार है, चौकीदार है। भारत सरकार के खिलाफ वो गार्डिंग करता है कि कहीं भारत सरकार पैसे में कोई मिस यूटिलाइजेशन या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड ना कर दे। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। CAG is head of the Indian Audits and Account Department and CAG is known as Chief of the Guardian of Public Purse। CAG से related जो important constitutional provision है आर्टिकल 148 deals with CAG appointment, 149 deals with the duty and power of CAG, 151 says कि CAG will present a report regarding the financial accountability of the executives और वो report CAG सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल मेक दैट रिपोर्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। तो आप मान सकते हैं कि CAG एग्जीक्यूटिव्स की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को एक बार चेक करता है, उसके बेसिस पे वो रिपोर्ट बनाता है, वो रिपोर्ट को वो प्रेसिडेंट को देते हैं CAG और फिर वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। तो आप मान सकते हैं कि CAG का जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट के लिए एक तरीके का डॉक्यूमेंट का काम करता है जिसकी मदद से पार्लियामेंट फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर पाए एग्जीक्यूटिव्स का। आपको पता है ना कि इंडिया के अंदर वी हैव रेस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द एग्जीक्यूटिव्स आर रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर्स। लेकिन लेजिस्लेचर्स एग्जीक्यूटिव्स को अकाउंटेबल या रेस्पॉन्सिबल बनाएंगे कैसे जब तक उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो जिसके बेसिस पर वो सवाल पूछ पाएँ।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, रिपोर्ट जो सीएजी बनाती है, और इस रिपोर्ट के बेसिस पे फिर लेजिस्लेचर जो है दे कैन आस्क वैलिड क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू एंश्योर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। सीएजी के जो पावर या फंक्शंस हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर भारत सरकार एक अलग से कानून भी लेकर के आई, सीएजी ड्यूटीज़ पावर एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971। अब एक करंट न्यूज़ देखते हैं। तो देखिए, हमारे मौजूदा सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू साहब को सेलेक्ट किया गया है आईएलओ द्वारा फॉर एन एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर 4 years फ्रॉम 2024 to 2027। तो इंडिया सीएजी जीसी मुर्मू हैज बीन सेलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर of the ILO in Geneva for 4-year term from 2024 to 2027। CAG पे अगर कभी मेंस में आप आंसर लिख रहे हो तो ये सारे CAG के अचीवमेंट्स हैं जिसको आप वहाँ कोट कर सकते हैं। CAG is the one, this organization is the one behind highlighting the irregularities in 2G ऑक्शन, कोल ब्लॉक, आदर्स हाउसिंग सोसाइटी स्कैम एंड ऑल, जो 2010 के आसपास 2G, कॉमनवेल्थ गेम, कोल गेट स्कैम, ये जो एक के बाद एक सामने आ रहे थे, उसमें CAG के रिपोर्ट्स का इंपॉर्टेंट रोल था। CAG मेड कंस्ट्रक्टिव सजेशंस टू द गवर्नमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST। CAG सक्सेसफुली ऑडिटेड UN headquarters which involves multifarious and complex operations. It shows the credibility of Indian CAG. The next article is about section 153 and 295A. So this topic is important from GS paper to Indian polity point of view. देखिए, सेक्शन 153A या 295A दोनों के दोनों सेक्शन जो हैं वो आईपीसी के एक सेक्शन है जिनकी मदद से जो हमारी इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर की अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस, वो किसी और को समाज में डिसहारमनी फैलाने से रोक सकती हैं, हेट स्पीच देने से रोक सकती हैं। हेट स्पीच का मतलब किसी दूसरे धर्म या जात के बारे में ऐसी बातें करना जिससे समाज का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावना हो। तो सेक्शन 153A, इट इज़ द मेन प्रोविजन टू डील विथ हेट स्पीच। हेट स्पीच होता क्या है? एनी स्पीच, राइटिंग, एक्शन और साइन दैट रिप्रेजेंट्स or any representation that has a possibility of fomenting violence and spreading disharmony between different communities and group. तो section 153 deals with 153A of IPC deals with hate speech. हेट स्पीच को फोमेंट करने वाले, प्रमोट करने वाले लोगों को 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। हेट स्पीच होता क्या है? एनी स्पीच, राइटिंग, एक्शन, साइन that has a possibility or you may say potential to foment violence and spread disharmony. Similar to 153A, there is another section in IPC 295A which says कि any deliberate and malicious intention of outraging religious feeling of any class by words either spoken or written or by any action or visible representation shall be punished with imprisonment of about 3 years or fine or both. 295A, IPC 295 पे तो एक गाना भी बना है, आपको पता होगा, 295, तो वो इसी सटायरिकल रिप्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए वो गाना भी बना है सिद्धू मूसेवाला का, कि कैसे 295A या फिर 153A जो IPC के धाराएं हैं उसका मिसयूज करती है पुलिस अथॉरिटीज़ in order to suppress freedom of speech and expression guaranteed by our constitution under article 19(1)A. उसी कॉन्टेक्स्ट में करंट आर्टिकल, यू सी, रिसेंटली कांग्रेस लीडर पवन खेरा was arrested under IPC 153A attempt to promote hate speech and 295A attempt to insult religious feeling by the स्टेट पुलिस ऑफ आसाम। तो आसाम स्टेट पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, बाद में इनको बेल भी दे दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको इंटरिम बेल दे दिया गया। लेकिन पवन खेरा का जो अरेस्ट है अंडर 153A एंड 295A, दैट हैज़ अगेन स्टार्टेड अ डिबेट अराउंड हाउ दीज टू प्रोविजंस हैव बीन मिसयूज्ड बाय पुलिस अथॉरिटीज 153 and 295A, and that is why there is a need to clear cut define hate speech and bring a law
to clearly first of all define hate speech and what should be the course of action in case some individual practices hate speech। क्योंकि बहुत बार हो क्या रहा है कि जेन्युइन क्रिटिसिज्म भी सरकार के प्रति या किसी ऑर्गेनाइजेशन के जेन्युइन क्रिटिसिज्म के प्रति भी इन धाराओं का इस्तेमाल करके जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म उसको स्टिफल किया जा रहा है, एंड दैट कुड बी डेट्रीमेंटल टू डेमोक्रेसी, ऐसा इन आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। Topic number 4 is about open network for digital commerce. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. Open network for digital commerce. देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को समझेंगे। अभी आपको अगर फ्लिपकार्ट से कुछ सामान खरीदना है तो आपको फ्लिपकार्ट पे ही लॉगिन करना होगा। फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे फ्लिपकार्ट के ही बायर और सप्लायर मीट कर सकते हैं। वैसे ही अमेजन के प्लेटफॉर्म पे अमेजन के ही बायर और सप्लायर मीट कर सकते हैं वर्चुअल तरीके से, और वहाँ पे वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। भारत सरकार ने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC। 2021 में यह प्लेटफॉर्म लाया गया है, जिसका मेन गोल है कि इस तरह के जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं वो एक इस कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, जिसकी मदद से फिर इंटरचेंजेबल तरीके से ई कॉमर्स प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो दिस कुड बी अ स्टेप टुवर्ड्स डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ई कॉमर्स। तो प्रेजेंटली व्हाट हैपेंस, बायर एंड सेलर हैव टू बी ऑन द सेम ऐप for a transaction which happens through the same platform. For example, a buyer needs to go to Amazon to buy a product from Amazon, but under ONDC a buyer registered with one participating e-commerce site may purchase goods from other e-commerce site. For example, you are registered on Amazon but you can also buy products from Flipkart. वो interoperability प्रोवाइड कराएगा ये ONDC, जो नया एक तरीके का आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म, विच विल ब्रिंग इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो ये अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है XYZ। ONDC क्या करेगा, अलग अलग जो सेलर्स और कंज्यूमर्स हैं उनको इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इंटरऑपरेबल तरीके से लिंक कर देगा। आप अमेजन पे आपका अकाउंट बना है, आप फ्लिपकार्ट से भी सामान खरीद सकते हैं। आपका स्विगी पे अकाउंट है, आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। दैट इज़ द पर्पस ऑफ ONDC। ONDC एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसको बनाया गया है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। इसको डेवलप करने वाली जो दो कंपनियां हैं वो है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया एंड प्रोटियन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो आप कह सकते हैं कि ये जो ONDC है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इट इज़ बीइंग डेवलप्ड इन लाइन विथ UPI। UPI में क्या है, चाहे फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, जो भी इस तरह के इंस्टेंट रियल टाइम मनी ट्रांसफ़र वाले सिस्टम है, ऑल ऑफ देम आर यूजिंग द कॉमन इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म। चाहे भीम हो, गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, सब के सब UPI इस्तेमाल कर रहे हैं। ONDC being developed in line of UPI, where it will provide a common platform where consumers from different platform, चाहे ओला उबर वाले, चाहे वो अमेजन स्विगी वाले, अमेजन स्विगी या जोमेटो वाले, या अमेजन या फ्लिपकार्ट वाले, सब के सब एक दूसरे से इंटरऑपरेबल होंगे। आप जोमेटो पे अकाउंट बनाएं और उसके बाद आप फ्लिपकार्ट से भी कोई सामान ऑर्डर कर पाएँ। दैट इज़ द आइडिया ऑफ ONDC, एन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अभी क्यों ONDC न्यूज़ में आया है, क्योंकि ONDC को हाल फिलहाल में अमेजन ने अनाउंस किया है कि इट इज़ गोइंग टू ज्वाइन ONDC। ये बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि ONDC को मेनली बनाया ही इसीलिए गया था ताकि अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों का जो एक तरीके का मोनोपोलाइजेशन या डुओपोली डेवलप हो रहा है इन द फील्ड ऑफ ई कॉमर्स, उसको ब्रेक किया जा सके। तो अमेजन एंड फ्लिपकार्ट वे आर नॉट विलिंग टू ज्वाइन ONDC। तो 2021 में बना था ONDC, बट अभी तक इसको किसी ने भी ज्वाइन किया नहीं था, बड़े प्लेटफॉर्म ने। बट अमेजन हैज़ नाउ बिकम द फर्स्ट बिग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू ज्वाइन ONDC। तो ONDC को ला ही गया था अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे कंपनियों का डुओपोली तोड़ने के लिए, बट नाउ सिंस अमेजन हैज़ डिसाइडेड टू ज्वाइन ONDC, सो नाउ इट सीम्स दैट ONDC विल बी सक्सेसफुल इन अटेनिंग इट्स गोल्स। ONDC से फ़ायदा क्या होगा, जो छोटे छोटे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। अगर बात की जाए तो 2022 में माइक्रोसॉफ्ट बिकेम द फर्स्ट बिग टेक कंपनी टू ज्वाइन ONDC। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया की बात हुई है, क्वालिटी कंट्रोल पे
क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया पे जो QCI है, इट इज़ वन ऑफ द कंपनी दैट हेल्प इन क्रिएशन ऑफ ONDC। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया पे यूपीएससी ने 2017 में 2017 में ये सवाल पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट संसद रत्न अवार्ड्स। संसद रत्न अवार्ड 2010 में स्टार्ट किए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ सजेशन गिवन बाय आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम साहब ने सजेस्ट किया कि जो अच्छा काम कर रहे सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको रिकॉग्नाइज करके रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए। फिर स्टार्ट किया गया संसद रत्न अवार्ड, बट संसद रत्न अवार्ड इज नॉट गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ गिवन बाय IIT मद्रास। हाल फिलहाल में न्यूज़ निकल कर के यही आ रही है कि 13 MPs को फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा सांसद रत्न अवार्ड के लिए चुना गया। ये 13 MPs ये हैं, लेकिन ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि किन किन MPs को सांसद रत्न अवार्ड मिला है, कितना रटेंगे आप। लेकिन मोटा मोटा कुछ बातें याद रखिए कि सांसद रत्न अवार्ड किन के सजेशन पर स्टार्ट किया गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत सरकार ना दे करके ये देती है IIT मद्रास इस अवार्ड को। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते। एड्स वायरस डिस्ट्रॉयज lymphocytes, so correct answer is option C. That's all from our side for today. Thanks for watching.